हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अभी तक 6 से 7 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। अब इन क्वेश्चनों को कराने का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन से मतलब ये बनता है कि आपको ये टॉपिक और किस लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं और उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आज लगभग हमारे पास 19 to 20 क्वेश्चन होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा और जहाँ पे आपको क्वेश्चन ना आए तो फिर आप लोग वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। क्या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, या फिर करंट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर पावर को लॉस से जो हमारे लॉसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, यानी उनको रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, या फिर सो ऑन आप इसे पढ़ते रहिएगा। पावर को इंक्रीज करना है करंट सोर्स से, ये आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। मेन मुद्दा ये आता है कि ट्रांसफार्मर आप लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसा बेसिक क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली बात जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम है क्या, ट्रांसफार्मर का काम है कि भैया एक पावर स्टेशन जहाँ से आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और आपके घरों तक उसको पहुँचाना है ना, यही है बेसिकली। बाकी वैसे तो और भी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा मैं चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना होता है जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सब स्टेशन तक, और जो आप लोगों के घरों तक पहुंचती है वो बेसिकली जो जनरेटिंग पावर है वो आप लोगों को घरों तक पहुंचाना होता है। ट्रांसफार्मर उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली ये पूछा गया है कि हम यहाँ पे क्या हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, यानी वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे या चेंज करेंगे, या फिर करंट वगैरह को हम इंक्रीज़ चेंज करेंगे, या फिर पावर वगैरह को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैंने बताया पहले आपके पास जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, ये हम थोड़ी देर में आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ में जब भी ट्रांसफार्मर काम करता है तो इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। तीसरी बात यहाँ पे है, अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका जो उपयोग होता है ये काम करता है, आपका जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, यानी वोल्टेज को अप और डाउन करने का ये काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। अगर इसने वोल्टेज को अप कर दिया तो आप बोलते हैं कि मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर वोल्टेज को डाउन कर रहा है तो आप बोलते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये वोल्टेज को ही आखिर अप या डाउन क्यों करता है। ऐसा तो हो सकता है करंट को क्यों नहीं करता है। तो देखिए पावर बेसिकली हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है। अगर मेरे पास 2000 वॉटेज अगर मेरी जनरेटिंग स्टेशन पे पावर मेरी जनरेट हो रही है, तो इसको मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मुझे उसे ट्रांसमिट करना है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता यार कि जितना हम जनरेट करते हैं उतना ही हम उसको भेज पाएँ। कुछ ना कुछ लॉसेस हमारे लाइंस हो गया, या फिर ट्रांसफार्मर ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ लॉसेस होना आपका स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है। जैसे हमारे पास I2R लॉसेस होते हैं, ये मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, I2R लॉसेस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भैया होना ही होना है। हम जो वायर यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि जीरो रेजिस्टेंस हो, है ना। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ लेट से, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर मेरे पास 3 एम्पियर की करंट है और रेजिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि 2 ओम का मेरे पास अगर रेजिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे 6 समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। ये लॉसेज है बेटा मेरे, ये क्या है, मेरे लॉसेज है। मतलब बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे अगर करंट को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो उस केस में आपके पास लॉसेज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हीट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे, ओवरऑल जो एफिशिएंसी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें केवल वोल्टेज को अप या डाउन करना होता है। मतलब देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P=VI होता है, ठीक है। तो मुझे हमेशा इस पावर को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे या V में चेंज करना पड़ेगा या फिर मुझे करंट में चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं करंट में चेंज करता हूं, देखो अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूंगा तो फिर इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा वोल्टेज को अप या डाउन करना होता है, ना कि करंट को। इसलिए आपका पहला आंसर यहां पे बन जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली आप समझते होंगे कि भैया अपने पास एक ट्रांसफार्मर है, ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफार्मर की क्या है, ये कुंडली है,
इस टाइप से भी आपके पास यहाँ पे अगेन ये ट्रांसफार्मर, ये मेरा सेकेंडरी साइड हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे वोल्टेज V1 है, इस तरह मेरा वोल्टेज V2 है। इसी टाइप से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो भी करंट आती है, यहाँ पे करंट बनने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो इसके साथ लिंक करता है, और यहाँ पे भी सेकेंडरी साइड आपके पास एक करंट चली जाती है, या यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे आपका काम करता है। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो आपको क्या करना है। देखो, अगर वोल्टेज V1/V2 N1/N2, इसका ये आपको मैं बता दूँ, ये नंबर ऑफ टर्न्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि भैया द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में, मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसे ऐसे V2/V1 = N2/N1, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, द्वितीयक कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात, द्वितीयक कुंडली एवं प्राथमिक कुंडली। तो यहाँ पे वोल्टेज V2 अपने को गिवन है, V1 अपने को गिवन है। V2 V1 कितना है, ये 2200 हमारा V2 दे रखा है, इससे डिवाइड कर लो अपने आप को, इसको 220 को आप इसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे इस टाइप से आपके पास कितना आ जाएगा, 10:1 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका B इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे करंट की टर्म भी इसमें ऐड कर सकते हो। ट्रांसफार्मर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ट्रांसफार्मर से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास एक तो ये रहता है यहाँ पे लाइक वोल्टेज, करंट, और साथ ही साथ में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स से आपको कुछ भी वैल्यूज फाइंड आउट करने को दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है कभी सेकेंडरी वोल्टेज आपसे पूछ ले, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स कभी आपसे पूछ ले, हो सकता है कि करंट की टर्म में भी आपसे कभी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब बताना है आपको डाईमैग्नेटिज्म क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने अभी तक इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस टाइप के जो टॉपिक हैं इनको जरूर कवर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। यानी जितने भी साइंस स्ट्रीम के जो पेपर होते हैं, रेलवे वगैरह या एनटीपीसी के, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब हालांकि अब पेपर का लेवल तो ना आपको पता है ना हमें पता है क्या होने वाला है, बट एक जनरल आइडिया जो हम समझ सकते हैं कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं, यानी कोई आपने एक मटीरियल ले लिया, उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस है, यानी चुंबकीय जो लाइंस होती है, चुंबकीय क्षेत्र वाली जो लाइंस होती हैं, कुछ मटेरियल उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ मटेरियल से वो डेविएट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, वो उस मटेरियल से पास नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हल्के से उनसे पास होती है। इसी टाइप से हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास डाईमैग्नेटिज्म एक है, दूसरा आपके पास पैरामैग्नेटिज्म, आप इसे एक पैरामैग्नेट बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, और एक यहाँ पे तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे जो डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल की जो हम बात कर रहे हैं, डाईमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है कि जो आपके फील्ड लाइंस होती हैं, जहाँ पे आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फील्ड लाइंस है, यानी मैंने एक मटेरियल रख दिया, और जो मटेरियल है मैंने कहा वो डाईमैग्नेटिज्म मटेरियल है या डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो जो ये बेसिकली मटेरियल होता है, अब आपको पता है यार हमारे पास 118 एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे लिखी हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक ही चीज़ हो, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ अलग है, मतलब जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कुछ अलग बिहेव करते हैं। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से ये जा रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा कुछ चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र अब इसके अंदर से होता हुआ नहीं जाने वाला है, इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये यहाँ से डेविएट हो जाएगा, ये ऐसे इस तरफ चला जाएगा, ये डेविएट हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये डेविएट हो जाएगा कुछ ऐसे, तो मतलब यहाँ से ये चुंबकीय फील्ड लाइन ये पास नहीं होने वाला है इस डायरेक्शन में, कि इसके अंदर से। तो ऐसे जो मटीरियल्स होते हैं उन्हें हम डाईमैग्नेटिज्म मटीरियल बोलते हैं। सेकेंडरी केस में क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरा में क्या होता है कि आपका थोड़ा, यानी जो फील्ड लाइंस है वो आपके मटीरियल से कम पास होती है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे इस केस में तो नहीं पास हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल्स भी बनते हैं। ये डाइपोल्स क्या करते हैं, इसको बेसिकली कैंसिल आउट करने का काम करते हैं। इसके पीछे का बहुत थ्योरीज हैं, फिनोमेना है, तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। और इसी टाइप से हम क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म के केस में मैंने आपको बताया कि कुछ लाइन्स, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन्स गई और ये लाइन यहाँ से पास हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो रही है। इसी टाइप से जो फेरो होता है, इस केस में आपके पास स्ट्रांगली जो फील्ड लाइंस है, इसके जो मटेरियल है
उससे पास होती हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मटेरियल बना दिया फेरोमैग्नेटिज्म का, इसका मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा आयरन हो जाता है, मेरा निकल हो जाता है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट वगैरह हो जाता है, तो ये सारे आपके फेरोमैग्नेटिज्म हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म के केस में हम बात करते हैं एल्यूमिनियम वगैरह की। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पैरामैग्नेटिज्म है। डायमैग्नेटिज्म के केस में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म के केस में जो बिस्मिथ है, ये आपके पास एक डायमैग्नेटिज्म मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल आप इसे कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर जो आयरन वगैरह होता है, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, इनका एक बेसिक आइडिया हम सभी लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इसमें पैरामैग्नेटिज्म के केस में आपके पास यहाँ पे सोडियम हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है, ये भी इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ये भी अक्सर पेपर में आपके पास पूछा जाता है, जैसे सोडियम पूछा जा सकता है, प्लेटिनम आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास है वह घटना जिसके द्वारा प्रकाश प्रकाशीय तंतु में गमन करता है ना। तो प्रकाशीय तंतु मतलब क्या हो जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर्स केबल देखी होंगी, आजकल जियो का फ़ोन सभी चला रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही वहाँ पे सिग्नल जाता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है बेसिकली उसके अंदर ये वाला फिनोमेना काम करता है, कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपकी लाइट इंसिडेंट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक वो बता देता हूँ आपको, ये मेरे पास क्या है, एक ग्लास है, यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आई, ये इससे आपको पता है कि यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और नॉर्मल की तरफ ये क्या करती है, थोड़ा बैंड करती है, और जब इससे पास होगी तो ये यहाँ पे क्या होगी, ये थोड़ा दूर चली जाएगी, है ना, यही होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब एक मीडियम से, मतलब मेरे पास एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम मेरे पास ये है, ये वाला, लेकिन जब ये सेकंड दूसरे मीडियम से जब बाहर आ रही होती है ये लाइट की रे, तो यहाँ पे ये बाहर ना आते हुए यहाँ पे होता क्या है, जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है आपका, अगर ये ग्रेटर हो गया आपका क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, यानी आपका जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण अगर आपका यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम उस केस में कहते हैं ये जो रे होगी ये यहाँ ना रह के ये ऊपर आ जाती है और इसी मीडियम के अंदर हमेशा के लिए रह जाएगी, मतलब इस मीडियम से ये बाहर नहीं आ पाएगी, और यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन हो चुका है, ये बाहर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इसी बेस पे आपका क्या काम करता है, ये जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये इस पे काम करता है, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, सिग्नल का डिस्टॉर्शन नहीं होता है, और हमें यही चाहिए होता है कि सिग्नल का डिस्टॉर्शन ना हो, आप लोग इजीली जो है अपने मोबाइल फोन चला पाओ, इंटरनेट यूज़ कर पाओ। इसके और भी कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे एंडोस्कोप वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। अभी आपके पूछा जाएगा कि एंडोस्कोप में क्या यूज़ करते हैं। एंडोस्कोपी बेसिकली वही होता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें हमें देखना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने अक्सर किसी ने करवाया होगा तो उसे पता होगा। ठीक है, तो एंडोस्कोप में हम इसे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ में अगर कभी ये पेपर में आ जाएगा कि भैया जो डायमंड होता है, हीरे का चमकना, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, हीरे का जो चमकना होता है वो भी आपका इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, इनसे काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप 10th क्लास पढ़ते हैं या फिर उसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ लिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, इसी टाइप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आ जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रकीर्णन हम जिसे कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन के जो है कौन सा फिनोमेना है जो इस पर वर्क करता है, तो हम उसके पेस में क्या पढ़ते हैं कि भैया जो हमारा आकाश होता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, उसके पीछे का फिनोमेना क्या है, ये प्रकीर्णन होता है, आकाश का नीला दिखाई देना। इसी टाइप से हमें सनलाइट सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे हमें लाल प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। या वाटर हमें नीला दिखाई देता है, उसका रीज़न क्या है, हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जो क्योंकि पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है। एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन बेसिकली हम जिसे कहते हैं। अब अक्सर इसके जो है एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया बताइए अपवर्तन किस में होता है, या अपवर्तन वाला जो फिनोमेना है वो किस में चलता है। तो जो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे हमारे जो स्टार्स होते हैं, स्टार वो हमारे एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे स्टार की होती है वो किसी दूसरी पोजीशन में हमें नजर आते हैं, उसके पीछे का फिनोमेना क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। एक तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। सेकेंडरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सनसेट और सनराइज होता है उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, जो सन होता है मुझे
थोड़ी देर पहले दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यानी जब सनसेट होता है हमें सनसेट होने के बाद तक भी सूरज हमें पहले दिखाई देता है। इसी टाइप से जब सूर्य उदय हो रहा होता है उससे पहले ही हमें सन दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो फिनोमिना है वो आपका क्या है यहाँ पे अपवर्तन, या हम जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन है। बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपके पास कुछ वेव है, आपको बताना है कि किस वेव की जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, किस वेव की आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। पहले तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नहीं होती है, बेसिकली एक पूरा पैकेट होता है। उस पैकेट के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं। कौन कौन सी वेव्स आती हैं उसके ऊपर देखो, सबसे पहले इसमें आ जाएगी कॉस्मिक। वैसे मुझे ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ने वाला पार्ट होता है। कॉस्मिक रेज हो जाता है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे गामा रेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास जो आती है वो एक्स रे आ जाती है, फिर यहाँ पे आपके पास जो आती है यूवी रे आती है, फिर यूवी के बाद आ जाएगा आपके पास विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल में आपके पास क्या आ जाता है, जिसे हम बात करते हैं विबजियोर के बारे में। ये मैं विबजियोर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे विबजियोर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास इंफ्रारेड आ जाएगा, यानी जिसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें हम जिसे कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव, और लास्ट में आपके पास आ जाता है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये ऑर्डर ध्यान है, फिर आपके लिए ये वाली चीज़ें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। तो अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए आपको बस ध्यान ये रखना है यार, जो हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनकी एनर्जी घटती चली जाती है, यानी इनका जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ कि भैया मुझे बताइए यहाँ पे, अगर मैं कॉस्मिक रेज हो गया, गामा हो गया, एक्सरे, अगर किसी ने पूछा कि इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों में, तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद गामा रे की होगी, फिर उसके बाद एक्सरे की होगी। ठीक है, यानी ये फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर से जैसे जैसे नीचे चलते आ रहे हो वैसे वैसे आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी आपकी गामा रे की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गामा रे की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एक्सरे, फिर यूवी, इस टाइप से। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसका जो लैम्डा होगा, यानी जो उसके लिए तरंग दैर्घ्य होने वाली है, उसका जो वेव लेंथ होगा वो लैम्डा आपका उसके लिए सबसे कम होने वाला है। ठीक है, दो चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ आपका सबसे कम होता है। क्लियर है, यानी मैं कह सकता हूं जो मेरी रेडियो वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ सबसे कम होगी, लेकिन इसका जो लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगा, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक आता है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम म्यू से नोट करते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/λ होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आप इसे कह सकते हैं। यानी जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होने वाली है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो लाइट होती है वो कितने जल्दी बैंड कर जाती है। अक्सर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है विबजियोर से। ठीक है, आपको दे देगा यहाँ पे वी आई, जैसे मैंने आपको 3 कलर दे दूँ यहाँ पे, एक मैंने ब्लू दे दिया, बी से मैं नोट कर रहा हूँ, एक ग्रीन दे दिया, एक येलो दे दिया, एक रेड दे दिया। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप सभी लोग बता सकते हो कि रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अभी इस वाले केस में बात कर रहा हूं, विजिबल लाइट के मैं केस के बारे में बात कर रहा हूं, रेड की सबसे ज्यादा होती है। अगर फिर आपने देखो लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का हो गया, और इसी टाइप से मैं पूछूंगा कि क्या एनर्जी आर की सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे नहीं, एनर्जी आर की सबसे ज्यादा नहीं है, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे ब्लू वाले की। यानी यहां से चलोगे, इधर से आप ऐसे चलोगे तो यहां पे सबसे पहले जो वॉयलेट कलर होता है इसकी जो एनर्जी होगी, या आप इससे बोलो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप यहां चलते आओगे जो रेड होगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सबसे कम हो जाएगी। और मैंने जैसे कहा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उस केस में इसका लैम्डा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और सेम ऐसे ही अगर किसी ने पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ भाई इसका म्यू, तो फिर आप क्या बताओगे कि भैया आर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, वो आपके पास क्या होना सबसे ज्यादा होने वाला है। क्यों, मैंने भी जस्ट बताया आपका, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होने वाला है। आपने देखा होगा ना स्पेक्ट्रम, जब प्रिज्म से आप ऐसे कुछ डालते हो, व्हाइट लाइट डालते हो, ये तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और आपने देखा होगा जो आर होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, यानी आर बहुत जल्दी नहीं मुड़ता है। इसका मतलब इसका जो म्यू है सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी नहीं मुड़ता है। म्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने
फास्ट मुड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने, साथ ही साथ में थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा। जैसे रेडियो वेव होती हैं लंबी दूरी के लिए या कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सिंपल सी चीज़ें हैं, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में, कम्युनिकेशन वगैरह में हम रेडियो वेव यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक्सरे हो गया, पेनिट्रेशन के काम आता है, आपने एक्सरे वगैरह करवाया होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है। गामा रेज वगैरह के बारे में कई बार आता है, जैसे कैंसर वगैरह की जो हमारी सेल्स होती हैं उनको पेनिट्रेट करने के लिए, उनको बर्न वगैरह करने के लिए हम इसमें गामा रेज यूज़ करते हैं। यानी हम, मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित हो। गॉस लॉ इज ट्रू ओनली इफ फोर्स ड्यू टू अ चार्ज वेरीज एज। अब देखिए गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी एक इनक्लोज्ड कोई सरफेस है उससे कितना आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम फ्लक्स वगैरह से हम उसे नोट करते हैं, तो ज़्यादा मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे इस पॉइंट सोर्स से कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको किसी पॉइंट के लिए निकालना है कि कितना इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर स्क्वायर के, ठीक है, रेडियस के ये हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपका आंसर आएगा तो ये आर की पावर -2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, गॉस का लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक कूलम्ब्स लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है शायद अगर आप ढूंढेंगे तो मैंने हमारा शायद सेकंड या थर्ड जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चैप्टर पढ़ने को है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका हो सकता है गॉस लॉ और एक हो सकता है आपके पास कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। चलिए, बाकी वैसे तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका प्रेडिक्शन तो इतना ईजी नहीं है करना, पर चलिए। पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? तो जो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं, सन ग्लास होते हैं, हम उन्हें यूज़ क्यों करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी ध्रुवण जिसे हम कहते हैं, तो बेसिकली ध्रुवण बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है कि भैया जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो हमारा अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन में मूव करती है। मतलब जैसे मेरे पास ये 3 डायमेंशन हो गई, तो जो मेरे पास लाइट है, अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेट से मैंने इसको कह दिया एक्स, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास जेड कोऑर्डिनेट्स है। तो मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब एक जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये मेरा वाई एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, ठीक है। एक हो सकता है कुछ ऐसे ही मेरा दूसरी जो वेव है कुछ मेरा एक्स जेड कोऑर्डिनेट में मूव करे, या फिर हो सकता है कोई वाई जेड कोऑर्डिनेट में भी मूव कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग डायमेंशन में ये मूव कर रही होती हैं, इस टाइप से ये ट्रैवल करती हैं। तो जब ये ऐसा केस आता है तो वहाँ पे जो है वेव्स आपस में मीट भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो होता क्या है, ओवरऑल इंटेंसिटी वेव की बढ़ जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ जो लाइट आपके पास आती है उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। आपने चकाचौंध सी टाइप में अक्सर देखी होगी। तो फिर क्योंकि वो अलग अलग डायमेंशन में वेव चल रही है तो हमें क्या करना होता है, जो अलग अलग डायमेंशन वाली जो वेव्स हैं उनको हमें ब्लॉक करना है, और सिंगल हमें यहाँ पे क्या करते हैं, पोलराइड वगैरह लगाते हैं। ये पोलराइड का काम क्या होता है, जो अलग अलग डायमेंशन में चल रही वेव होती है ये इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे को एक सिंगल डायमेंशन वाली जो है वेव को ये आगे पास कर लेता है। इसलिए ओवरऑल जो लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम धूप वगैरह में चलते हैं, आप गॉगल्स वगैरह लगाते हैं, धूप चश्मा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है आप देखोगे धूप छाए गए चश्मे जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाती है। मतलब आपको थोड़ा इजी हो जाता है, आपको आइस में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली पोलराइड का काम क्या होता है आपका, कि आपको ये ना ये फैशनेबल के लिए, ना कलर के लिए, ना चीपर है। इसका काम है आपका कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको रिड्यूस करना, इसका काम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, अब प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल। मैं भी जस्ट इससे पहले जब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, एक आपने इंडक्टेंस पढ़ा होगा, स्वप्रेरण जिसे हम कहते हैं, एक म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अक्सर होता क्या है कि देखो, जैसे हमारे पास एक सिंपली एक कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट से बैटरी वगैरह से आपने ऐड कर दिया, और आपको पता है कि भैया जब भी आप क्या करते हो, किसी भी कॉइल को आपने एक कोई करंट दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने उसे कनेक्ट कर दिया है। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको करंट दिया है तो करंट देने से क्या होता है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैं कह सकता हूँ ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये सभी ने पढ़ा होगा, करंट है तो करंट के कारण किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे एक फ्लक्स भी बनता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो करंट होगी वो वेरिंग करंट होगी, ठीक है। वेरिंग करंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ ऐसे टर्न्स हैं।
अब ऐसे नहीं है कि जो आपने 1 एम्पेयर की लेट से करंट दी तो पूरे कॉइल में एक साथ वो 1 एम्पेयर की करंट पहुंच जाती है। 1 एम्पेयर की करंट नहीं पहुंचती, थोड़ा सा टाइम लगता है उस करंट को बिल्ड होने में। धीरे 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 वो करंट बिल्ड होना स्टार्ट होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वहां पे करंट क्या होती है, चेंज हो रही होती है। तो जब करंट चेंज हो रही है, इसका मतलब मैंने जैसे कहा कि करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उससे एक फ्लक्स बनेगा। तो मैं कहूंगा अगर करंट मेरी यहां पे चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहां पे चेंज होगा, फ्लक्स मेरा यहां पे चेंज होगा, है ना। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इस केस में आपने देखा होगा कि एक ईएमएफ हमेशा इंड्यूस्ड होती है d∅dt। हम कहते हैं कि फ्लक्स चेंज हुआ तो एक करंट यहां पे बनना स्टार्ट होती है। तो इस केस में भी यहां पे क्या होगा, देखो एक तो करंट लेट से मैंने बैटरी से वैसे अटैच किया, इसे अगर मैं इसको एसी सप्लाई भी दे दूं लेट से इंडक्टेंस के केस में, तो यहां पे यहां पे इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगा कुछ इस टाइप से, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहां पे एक फ्लक्स भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए यहां पे एक करंट भी जनरेट होगी। एक करंट तो आपने दी, एक करंट इसमें भी जनरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। यानी अब बेसिकली वो इंडक्टेंस का काम क्या होता है, उस करंट को अपोज करने का काम होता है। ठीक, अब देखो, अब हमें देखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में आप क्या करते हैं कि आपने एक कॉइल को करंट दिया, इस कॉइल में करंट देने पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, इससे एक फ्लक्स बनेगा, लेकिन आपने एक कॉइल लेट से यहां पे भी एक कॉइल कुछ ऐसे डाल दी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस वाली कॉइल के साथ लिंक कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इस कॉइल को यहां पे एनर्जी दी, मतलब करंट दिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड बनने से ये फील्ड जो है इस वाली कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहां पे भी एक फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स वेरिंग फ्लक्स होगा और वेरिंग फ्लक्स होने के कारण इस दूसरी वाली केस में भी आपके पास करंट पहुंच जाएगी, यानी इस वाली कॉइल में भी आपके पास करंट चली जाएगी और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये भी आपके पास क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द अपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप इज मेड लार्ज बिकॉज, क्यों किसी एक टेलीस्कोप का हमारा जो अपर्चर होता है वो लार्ज बनाया जाता है। अब देखो दो चीजें होती हैं, जैसे आपकी आइज हो गई, आइज का अपर्चर जहां से आपकी लाइट इस समय एंटर हो रही है, लाइट एंटर हो रही है। इसी टाइप से आपने देखा होगा कैमरे का अपर्चर, जहां से लाइट जो होती है ना, कैमरे का जो सामने वाला पार्ट होता है जहां से आपकी लाइट एंटर होती है, उसे बेसिकली अपर्चर बोला जाता है। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, तो इस टेलीस्कोप में जो अपर्चर होता है, बेसिकली जो टेलीस्कोप में अपर्चर होता है वो होता है डायमीटर ऑफ, ये होता है डायमीटर ऑफ आपका ऑप्टिकल एलिमेंट के। ऑप्टिकल एलिमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल एलिमेंट हो सकता है आपके पास, या तो आपके पास ये लेंस हो सकता है या फिर आपके पास ये मिरर हो सकता है। ये आपके पास लेंस होगा, ये आपके पास मिरर हो सकता है। तो होता क्या है बेसिकली कि अगर आपने इसका जो डायमीटर है, अगर ठीक ठाक डायमीटर है, अच्छा डायमीटर है इसका, तो यहां पे जितनी क्या पूछा क्वेश्चन, द अपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप इज मेड लार्ज। यस, तो अगर हम इसके अपर्चर को लार्ज बनाएंगे, मतलब समझ रहे हो, इनका अगर हमने डायमीटर लार्ज कर दिया, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, अगर हमने इसके अपर्चर को लार्ज कर दिया, उस केस में आपका क्या हो सकता है, इट हैज लेसर रेजोल्यूशन। लेसर रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल सी बात ये हो गई, नहीं गलत है ये वाला, लेसर रेजोल्यूशन नहीं आएगा इसमें, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। इसका आंसर ये होना चाहिए, यानी जब आपका जो है डायमीटर को अगर आपने लार्ज कर दिया तो उससे जो है लाइट बहुत इजीली एंटर होगी और आपको जो है जो लाइट होती है वो आपको ब्राइट लाइट आपकी बन जाती है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उस केस में आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए सेकंड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक आवश्यक रूप से होगा। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, और जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं आपको चीज ध्यान रखनी है, मैं यहां पे दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं। ठीक है, कितने कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस मेरा ये होगा और एक कॉन्वेक्स लेंस मेरा ये होगा यहां पे। ठीक है, ये वाला जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको मैं आई की साइड यूज करता हूं और ये वाला जो होगा ये मैं ऑब्जेक्ट की साइड यूज करता हूं, इस टाइप से। तो यहां पे बताना है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें ऐसा सिस्टम क्यों चाहिए होता है। तो यहां पे देखिएगा, कम फोकस दूरी एवं कम द्वारक वाला उत्तल लेंस हमें चाहिए या कम फोकस दूरी एवं कम द्वारक वाला अवतल लेंस हमें चाहिए होता है। ये हमें आई की तरफ देख लो, इसमें हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए ना, अभिदर्शक आवश्यक, अभिदर्शक के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कम फोकस दूरी एवं कम द्वारक वाला उत्तल लेंस चाहिए होता है, ये वाला केस। ठीक है, तो यही जो चीज होती है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, ये वाली जो साइड होती है, यानी टेलीस्कोप में क्या होता है, ये वाला जो मेरे पास लार्जर वाला साइड होता है हम इसे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ के लिए। ठीक है, और ये वाला जो साइड होता है इसको मैं यूज करता हूं आई की साइड
के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें थोड़ा सा है, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, अदरवाइज इससे और भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसका एक हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रेरकत्व एवं धारिता के गुणनफल के वर्गमूल की विमा क्या है? तो देखिए ये भी, देखिए अब ये थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। अगर किसी को छोटी मोटी अगर डेफिनेशन वगैरह याद है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां पे आप लोगों ने एक जरूर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजोनेंस वगैरह में, एफ इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल सी। अब यहां से ऑलरेडी मेरे पास ये रूट ऑफ एल सी का है। मुझे पूछना था प्रेरकत्व और धारिता, यानी मेरे पास जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है उसका ऑलरेडी मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, इससे रूट एल सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ। अब ये 1/2 पाई जो है मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आप इसे कह सकते हैं, यानी मैं इसे ये भी कर सकता हूं टी इक्वल्स टू मेरे पास ये 1/f हो जाता है ना। ऐसा मैं लिख सकता हूं ना इसे, यानी मेरे पास जो रूट एल सी है वो मेरे पास टाइम जो फ्रीक्वेंसी है 1/f वो टाइम के जो डायमेंशन है वो उसके इक्वल हो जाती है। इसलिए जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टाइम इसका आंसर होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव में धात्विक सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो न्यूटन साहब ने बताया था, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, जहां पे हमने क्या किया था कि भैया एक मेरे पास मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पे आपने क्या किया, फोटोन यहां पे क्या करवाए, इंसिडेंट करवाए, और यहां से आपके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पे इमिट हो जाते हैं। तो इस केस में आपके पास ये जो फोटॉन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, यानी प्रकाश की आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि भैया मेरे पास जो लाइट है उसमें पार्टिकल नेचर तो है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं जिन्हें मैं पार्टिकल कहता हूं। तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी आपकी कंडीशन ऐसे कुछ होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है यहां पे ये डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है आपके ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है और मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। ध्यान दो, ये ना तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर भी ये डिपेंड नहीं करती है, ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। जब दोनों पे डिपेंड नहीं करती तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, गलती हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी है, तो वो इक्वल्स टू एच न्यू करके जो फॉर्मूला है उससे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स डेंसिटी ये आपके पास नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता देखो, इंटेंसिटी अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो इस केस में आपके पास ये कैसी राशि हो जाती है, ये आपके पास सदिश राशि हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में देखो, इससे ना दो चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूजन वाली होती है, एक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। एक आप इसमें और क्या देख लेना, देखो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी जो पूछा हुआ है ना, अगर आपके पास यहां पे अगर आप लगा लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अगर आपके पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये फिर आपके उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपके उस केस में ये भी सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गई, चुंबकीय फ्लक्स को क्या बोलेंगे, फ्लक्स घनत्व, वो आपकी सदिश राशि हो जाती है। इसी टाइप से अगर आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वगैरह आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसे कुछ इसको हिंदी में कहेंगे, तो ये तीन चीजें जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और इनसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो यहां पे मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं। इसको ध्यान देना बेटा, यहां पे अक्सर आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी आपको पेपर में कई बार पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस अगर ऐसे पूछ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोटी मोटी जो डायमेंशंस होती हैं वो सभी को याद होती हैं, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाली डायमेंशन में केवल तीन चीजें ही हैं। कैसी, एक ये आपकी सदिश हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक आपकी इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा कुछ नाम से है, वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, बाकी आपकी सारी अदिश राशियां हो जाती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं किसी चीज को भूल रहा हूं, पर आप देख लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार जब निर्वात में फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब फोटोन से संबंधित कौन सी राशियां परिवर्तित नहीं होती। अब देखो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट होती है उसमें जो एनर्जी होता है, देखो मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है, आपने हमेशा देखा होगा, जो संवेग है वो आपका संरक्षित होता है। साथ ही साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एनर्जी होती है वो भी कंजर्व रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे यार कि मेरी जो एनर्जी है वो लॉस हो गई, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये देखा है आपने ये भी देखा है कि भैया अगर आपके पास कोई मेटल प्लेट है, लेट्स से ये कोई मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और आपको पता है यहाँ से यार मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होने, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ रहे होंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जब
एनर्जी, मतलब जिस एनर्जी पे वो लाइट इंसिडेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन पे, तो वो जो एनर्जी है बेसिकली वो इसमें दे देगा, किनको, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ से इमिट हो सकते हैं, तो मतलब वो एनर्जी वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, वो सरफेस से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। पहले यहाँ से इस सरफेस पे आएगा, फिर सरफेस से बाहर की तरफ चला जाएगा, और यही आपका क्या है, जो चेंज नहीं होता है वो इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा, अक्सर आपके पास पेपर में पूछा जाता है भाई, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले जो टॉपिक हैं ये पकड़ लो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, यही आपके पेपर में भी आएंगे। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना कि हाँ जो बात कहा था कि वही आया। अब मतलब प्रिडिक्टेबल है, अब ये मत सोचना कि हाँ मैं वही कह दूंगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अब पेपर का जो लेवल होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा जब आप पेपर दे के आओगे। वेल, अधिक संख्या में आवेश वाहक, अच्छा किसी भी, देखो कोई भी, अगर हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर है, देखो कुछ इस टाइप से ट्रांजिस्टर होता है, अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की लेट से मैं बात कर लूँ, तो ये मेरे पास एमीटर वाला पार्ट होता है, ये मेरे पास बेस होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमीटर वाला पार्ट होता है, इसे ध्यान रखना, इसे पढ़ते रहिएगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेरे होल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे इस केस में जो एमीटर है वो वेरी हाईली डोप्ड आप इसे कह सकते हैं, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होल्स की मात्रा जो होती है, संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कलेक्टर का काम तो भैया कलेक्ट करना होता है, और ये बेस जो होता है ये आपका थोड़ा थिन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये मॉडरेट टाइप में होता है, ठीक, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होगा, मॉडरेटली ये डोप्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर आप इजीली उसे कर सकते हैं। चलिए, एएम की तुलना में एफएम की कमी क्या है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन, मैं अक्सर कहता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि वायरलेस वाला पेपर है, तो कम्युनिकेशन इससे अच्छा खासा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एएम, अब देखो एएम सुना है आपने, कि कभी आपने बोला यार कि मैं एएम सुन रहा हूँ, नहीं सुना होगा आपने, अक्सर जो है एफएम के बारे में बात की कि मैं एफएम सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो जो एफएम होता है उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसको लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। बैंडविड्थ आप सभी लोग जानते होंगे, तो अगर इस पर लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ओवर इसका क्या है, ये बहुत अच्छा है, इसमें सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होता है, नॉइस वगैरह इसमें बहुत कम होती है, इसलिए हम एफएम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लार्ज बैंडविड्थ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है ओवर एएम के केस में। चलिए, भूचुंबकीय और भूभौगोलिक अक्ष के मध्य कोण क्या होता है, मतलब एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एंड अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस केस में आपके पास देखिए भाई, ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ का एक, मैं कह सकता हूँ ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जिसमें हम बोलते हैं कि ये भैया मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा साउथ पोल हो गया। और एक्चुअल में जो हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स जो होता है बेसिकली वो कुछ ऐसा कुछ टिल्ट होता है ना, मैग्नेटिक पोल कुछ ऐसा टिल्ट होगा, और इसके बीच में, ये मैं इसको एनपी लिख देता हूँ, एनएस में से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पोल है बेसिकली, ये पोल में यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, अब इसमें तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है, इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। देखो ध्यान देना, इसमें जो टिल्ट होता है वो 11.1 या 3 के आसपास, ये यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। किस किस के बीच में, ये जो मैग्नेट है बेसिकली, जो मैग्नेटिक पोल जो यहाँ पे बना है, साथ ही साथ में जो मेरा ये एक्सिस है, इन दोनों के बीच में 11.1 समथिंग एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। 23 डिग्री तो यहाँ पे जो मेरी अर्थ है वो टिल्ट होती है, क्लियर। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 11.1 होता है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस लक्षण पर आधारित होता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, किरचॉफ हो गया, व्हीटस्टोन हो गया। व्हीटस्टोन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, अगर व्हीटस्टोन से कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पे आपके पास क्यों लिया, यहाँ ध्यान रखना है आपको, पी क्यू बाई आर एस, यानी ये आपके पास आर हो जाएगा, ठीक है, पी बाई क्यू आर बाई एस, यानी कुछ आपके पास व्हीटस्टोन में कुछ आपके पास ऐसे आ जाते हैं चीज़ें, ये आपके पास एक ऐसे होने वाला है, एक आपके पास कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे आपके पास एक कुछ ऐसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कभी क्वेश्चन आ गया तो या व्हीटस्टोन से तो आपके पास ये बन सकता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में, तो किरचॉफ लॉ जो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ कहता है आपका किरचॉफ का, कि भैया जो मेरे आवेश है यानी जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, पहली बात। दूसरी बात, जो एनर्जी वाला होता है ये आ जाता है मेरे पास सेकेंड लॉ, कि जहाँ पे एनर्जी क्या होती है आपकी कंजर्व रहती है, सम ऑफ जो वोल्टेज होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये दो चीजें हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट,
किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपका चार्ज कंजर्वेशन पे, दूसरा क्या है एनर्जी कंजर्वेशन पे। अगर आपको ये याद है तो किरचॉफ लॉ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। दो कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है कैसे? कि भैया अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाना है किसी भी चीज़ का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था, आपने एक कॉइल है, इस कॉइल में आपने जो है करंट फ्लो करवाई, और इस करंट फ्लो होने के कारण जो मेरी सेकेंडरी कॉइल है इसमें भी एक फ्लक्स जो है यहाँ पे बनेगा, और वो फ्लक्स जो होता है यहाँ पे चेंज होने के बाद यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आपको इस कुंडली में प्रेरकत्व का मान बढ़ाना है, यानी अगर आपको एम की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास दो चीज़ें ध्यान रखनी है। या तो आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स है उन्हें इंक्रीज कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जो ये टर्न्स हैं, ये वाले जो टर्न्स हैं, अगर आप इन्हें जितना इंक्रीज करोगे तो उतना जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। एक नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पे जो करंट है या उसे इंक्रीज कर लो, क्योंकि जितना करंट आपका इंक्रीज होगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मतलब ज्यादा फ्लक्स आपका बनेगा, और ज्यादा फ्लक्स बनेगा इट मीन जितना फ्लक्स बनेगा, जितने फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही आपका क्या होने वाला, वो इंडक्टेंस भी आपका ओवरऑल बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर ये डिपेंड करता है आपका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी जो मेरे पास दो कॉइल है, ये मेरा एक है, एक मेरा ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होने वाला है। अब आपने एक कॉइल यहाँ रखी हुई है ऐसे, और एक कॉइल यहाँ रखी हुई है कुछ ऐसे, और आपने यहाँ पे करंट दिया, ठीक है, और आप सोचने लगो यार कि मेरे यहाँ पे भी जो है एक करंट यहाँ पे बिल्ड हो जाए। अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस अगर कम यहाँ पे इंटरलिंक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट भी आपके कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, फ्लक्स कम बनेगा, वहाँ पे करंट भी आपकी कम बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, और यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, ये भी आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल। तो ये दो तीन चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किसी चालक का, इससे पहले वाला क्वेश्चन ओके, आपको बताना है यहाँ पे द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर, कि भैया कोई भी जो कंडक्टर होता है, कोई चालक पदार्थ है, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहाँ पे जो ये मेरा रो होता है ये क्या डिपेंड करता है, ये मेरा बताता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ये रो वाला। अगर सिंपल प्रतिरोध पूछा जाए तो प्रतिरोध तो भैया ये तीनों पे डिपेंड करेगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, ये एल पे भी डिपेंड करेगा, यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये एल पे लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। किसकी लंबाई, ये मैं वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, या कोई भी मटीरियल आप कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे वायर में ही करंट फ्लो कराना है तो मैं किसी भी मटेरियल का वायर बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं सिंपल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूं, यानी मैं रो की जब मैं बात करता हूं, तो इस रो का मतलब होता है कि भैया ये मेरा केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा किस टाइप का जो मटेरियल है वो क्या है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है एल्यूमिनियम की। फिर इसी टाइप से हम उसे एक, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप जाओगे तो आप 10th क्लास में आपको वो टेबल भी मिल जाएगी, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसी टाइप से आगे जाते जाते टंगस्टन वगैरह का कुछ इस टाइप से आपकी हर एक चीज़ की रेजिस्टिविटी हमें पता है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा का मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसी चीज़ में, उस केस में आपका करंट ईजिली फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो वाली जो एक टेबल है क्लास 10th में मिलेगा आपका रेजिस्टिविटी वाला, वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपको 2-3 मटेरियल दे दिया, फिर पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कि किसका जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है या कम है। तो ओवरऑल ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, और अगर मुझे लगा कि एक्चुअल में जो आपकी क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, या उसे हार देके या फिर उसे पिन कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।